गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। 11th-12th में भी आप ये पढ़ते हैं बेसिकली, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज़। इसको रिवाइज़ करेंगे हम। कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल जो 3 है वो हमें बताता है कि कंपनी अपने जो फाइनल अकाउंट्स मीन्स जो वित्तीय विवरण पत्र होते हैं उनको किस तरह से प्रस्तुत करती है। 2 तरह के वित्तीय विवरणों के बारे में आप जानते हैं। एक होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक तरह से एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बताता है कि पर्टिकुलर डेट पर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ये जो किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो उस कंपनी के बारे में करीब करीब ऐसी सारी सूचनाएं प्रोवाइड कर देती है जिससे उस फर्म का या उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या बिजनेस परफॉर्मेंस का स्टडी किया जा सकता है। तो एक तरह से ये पूरी की पूरी फाइनेंशियल कंडीशन को बताने वाला स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट के बारे में आप जानते हैं कि बेसिकली वहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं या सेक्शंस होते हैं। एसेट्स होती है। एसेट्स का मतलब ये होता है कि वो रिसोर्सेज जो किसी भी एंटिटी ने अपना ओन किया हुआ है ताकि वो अपनी इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ा सके उन रिसोर्सेज को यूज़ करके। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कि जो किसी भी एंटिटी, चाहे वो फर्म है चाहे वो कंपनी है, वो उससे जो एक तरह से लिस्ट ऑफ डेट है जो वो उसने दूसरों से प्राप्त किए हैं उनके प्रति उनका दायित्व है, तो वो लाइबिलिटीज़ में आ जाता है। और तीसरा होता है कैपिटल या इक्विटी जिसे कहा जाता है, जो एक तरह से कंपनी के शेयर होल्डर्स ने अपना पैसा वहाँ लगाया हुआ होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 क्या कहता है। तो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 ये कहता है कि किसी भी कंपनी को अपने अकाउंट्स जो होते हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे। और उस 13 में जो शेड्यूल 3 बार बार कह रही हूँ कि उसमें फॉर्मेट प्रेस्क्राइब किया हुआ है, उसमें क्लियर बताया हुआ है कि किस तरह से आपको फाइनल अकाउंट्स को बनाना है। और यहाँ न्यू फॉर्मेट में ये क्लियर है कि जो भी बैलेंस शीट बनेगी, जो भी फाइनल अकाउंट्स बनेंगे वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनेंगे, जिसके अंदर इक्विटी और लाइबिलिटीज़ को पहले शो किया जाएगा और फिर असेट्स को उसके बाद में दिखाया जाता है। कुछ प्रोविजंस हैं जो मैंने लिखे हैं और कुछ बुक्स में भी आप देख लीजिएगा कि कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 29 है वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के प्रोविजंस बताता है। इसमें से कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 आपको ये बताता है कि फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन से विवरण पत्र शामिल होंगे। तो इसके अंदर किसी भी ईयर एंड पर हमारे समाप्त होने वाले वर्ष का चिट्ठा शामिल किया जाएगा। उस वित्तीय वर्ष में ही जो भी हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ करी हैं उन एक्टिविटीज़ से होने वाले लाभ हानि का स्टेटमेंट वहाँ पे डालना जाएगा। अगर लाभ हानि का स्टेटमेंट नहीं डालते हैं तो आपको इनकम या एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। उस फाइनेंशियल ईयर का आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट शामिल करना होगा। उसके बाद आपको ये बताना होगा कि कंपनी की इक्विटी में उस फाइनेंशियल ईयर में कितना चेंज हुआ है, यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज यानी इक्विटी आपको शो करना पड़ेगा। और उसके बाद वित्तीय विवरणों का जो डिटेल हम डालते हैं उसके लिए हम एक्सप्लेनेटरी नोट बनाएंगे जो इन सब के साथ अनेक्स किया जाएगा। राइट। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने की है कि ये जो सारे के सारे रूल्स हैं वो आपको क्लियर बता रखे हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें इन सबको बनाना होगा। ये जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे उसमें से देखिए हम सबसे पहले टुकड़ों में जरूर बता पाऊँगी क्योंकि पीपीटी में एक साथ पूरा लेना पॉसिबल नहीं होता है कि हमारा जो बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट क्या है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग आप बना रहे हैं जिसका पार्ट 2 है और उसमें भाग 1 में हम फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट दे रखा है जिसके अंदर आपको सबसे पहले कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा, डेट डालनी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट एज ऑन, राइट। जो भी डेट आप बनाएंगे 31 मार्च हम जिसे बनाते हैं तो वो हमें यहाँ बनाना होगा। यहाँ पे जब बैलेंस शीट को हम बनाने जाएंगे तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में वही हमारा एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, नोट्स का एक कॉलम बना देंगे कि इसकी जो डिटेल नोट है वो हम जब अनेक्स करेंगे तो उसका नंबर यहाँ डाल देंगे टिप्पणी संख्या में, और इस साल का एक्चुअल पोजीशन क्या है और पिछली जो रिपोर्टिंग डेट थी हमारी, यानी दोनों ईयर का कंपैरेटिव बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो पिछले साल का डेटा अगर आपको गिवन है तो डेटा आपको डालना है और उससे पहले आपको करंट फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्टिंग जो भी डिटेल है उसको आपको डालना होता है।
जब बैलेंस शीट हम बनाने जाएंगे तो बैलेंस शीट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें शुरुआत करनी पड़ेगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ से, राइट। फर्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। उसमें हमारे यहाँ पर पहला इसका पार्ट होगा शेयर होल्डर्स फंड, जिसे कहा जाता है। यहाँ जब हम शेयर होल्डर्स फंड की बात करते हैं तो शेयर होल्डर फंड के अंदर हम 3 चीज़ों को शामिल करते हैं। पहली चीज़ हो जाती है कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, यानी कंपनी के इशूड शेयर्स कितने हैं, उनका अमाउंट कितना है। अगर उसमें से फुली पेड अप नहीं है तो वो शेयर्स का डिटेल आपको इसके अंदर जब इसका अनेक्स्चर बनाएंगे तो उसमें डालना पड़ेगा। पार वैल्यू कितना है, कितने शेयर्स का आपने अगर रिडम्पशन किया है तो क्या पोजीशन है, तो ये शेयर्स की सारी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी और उस अनेक्स्चर का डिटेल यहाँ लिख के ओवरऑल आप डाल देंगे कि हमारी शेयर कैपिटल कितनी है। डिटेल आपको जो टिप्पणी डालेंगे, जो नोट डालेंगे उसमें डालना है। और ये समराइज्ड पार्ट है तो समराइज में हमारा ओवरऑल शेयर कैपिटल हम डाल देंगे। उसके बाद इक्विटी लायबिलिटीज़ का ही जो बी पॉइंट होता है वो होता है रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। हमारे कुल मिला के हमारे संचय या हमारे जो एक तरह से हम कह दें कि हमारे सरप्लस कितने हैं, यानी अधिशेष कितने हैं। इसमें चाहे कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, चाहे वो रिवैल्यूएशन रिजर्व है या कोई और भी हमारे एडिशनल रिजर्व्स हैं, अदर्स रिजर्व्स हैं, उन सारी के सारे रिजर्व्स को यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में ओवरऑल टोटल करके टोटल को यहाँ लिख दिया जाता है। डिटेल हम वही अनेक्शन में डालेंगे, टिप्पणी संख्या में डाल देंगे, राइट। उसके बाद तीसरा पार्ट हमारा बनता है जिसे यहाँ ये कहा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, कि अगर आपने शेयर वारंट के अगेंस्ट कोई पैसा प्राप्त किया है, वारंट्स इशू किए थे और उसके अगेंस्ट पैसा प्राप्त किया है तो उसे कैपिटल में चोरी करके थर्ड पार्ट में इसको डाला जाता है। फिर उसके बाद जो मेन सेकंड पार्ट बनता है उसमें हम लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कि हमें एप्लीकेशन मनी तो आ गई है लेकिन अभी इनको फिलहाल हमने बाय द वे अलॉट नहीं किया है। अगर ऐसी डिटेल्स है तो आपको डालनी पड़ेगी। तो ये हमारा बेसिकली पार्ट हो जाएगा। उसके बाद मेन जो नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है वो होता है पहला इक्विटी वाला पार्ट हो गया जिसके अंदर बेसिकली शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस आ गए। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट हमारा बैलेंस शीट में चालू होगा वो होता है नॉन करंट लायबिलिटीज़ का, यानी कंपनी के पास गैर चालू दायित्व क्या क्या है। तो ये जो गैर चालू दायित्व हम लेंगे उसके अंदर हम सबसे पहले ले लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को, यानी हमने दीर्घकालीन अगर कोई उधार ले रखा है बॉन्ड्स के माध्यम से, डिबेंचर्स के माध्यम से या बैंक या अदर पार्टी से टर्म लोन्स ले रखे हैं, अगर हमें डिपॉजिट्स ले रखी हैं, अगर हमने रिलेटेड पार्टी से लोन्स एंड एडवांसेस ले रखे हैं या कुछ ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस हमने ले रखे हैं बाय द वे कुछ अलग प्रकृति के, तो वो जितने भी दीर्घकालीन हमारे लोन्स एंड एडवांसेज हैं वो हमारे यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। ये जो लोन्स एंड एडवांसेज में एक चीज़ और आ जाती है कि अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है हमारा अगर हमने टैक्स की लायबिलिटी को स्थगित किया हुआ था तो उसको भी आपको यहाँ पर डिटेल डालनी पड़ेगी। तो एक तरह से लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज़ है, नॉन करंट लायबिलिटीज़, उसमें हमारे पार्ट्स बन जाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ या अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हम यहाँ पर भी इसके अंदर ले सकते हैं। जिसमें सपोज कीजिए जैसे हमने लॉन्ग टर्म की प्रोविज़न बना रखे हैं, फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट बना रखा है, तो उसको भी यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हो गई। उसके बाद हम डालेंगे करंट लायबिलिटीज़ को। करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहली चीज़ आती है आपने अगर अल्प अवधि के लिए यानी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर आपने उधार ले रखा है, जैसे लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड है या लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज है वो शॉर्ट टर्म है या डिपॉजिट्स है या अदर लोन्स हैं, अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए लिए गए हैं, एक वर्किंग जो हमारा ईयर है उससे रिलेटेड है, तो उनको यहाँ पर शो कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट का टोटल आ जाएगा। बैलेंस शीट के इस फॉर्मेट में हम बार बार कह रही हूँ कि डिटेल नहीं डालनी है, हमें क्या करना है, नोट्स हम अलग बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स, उनमें एक एक का डिटेल डालते जाएंगे। उनका जो ओवरऑल टोटल आता है वो यहाँ पर मेन हेडिंग्स के सामने आ जाएगा। जैसे शेयर कैपिटल का शेयर कैपिटल के सामने आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के सामने आ जाएगा, या हम लॉन्ग टर्म जैसे 4 पार्ट करें तो बस इन 4 पार्ट को यहाँ लिखेंगे, पर इनकी जो डिटेल है वो हमारा टिप्पणियों के अंदर शो कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट जो हमारा इसके नीचे होगा। पहला पार्ट हो गया हमारा इक्विटी लायबिलिटीज़ वाला। उसके बाद दूसरा पार्ट हमारा शुरू होता है जिसे कहा जाता है संपत्ति वाला पार्ट।
ये जो संपत्ति वाला पार्ट होगा, इस संपत्ति वाले पार्ट में हम सबसे पहले शो करेंगे नॉन करंट असेट्स को, यानी ऐसी संपत्तियां जो चालू संपत्तियां नहीं हैं, जिसमें स्थायी संपत्तियां आती है, जिसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, डेफर्ड टैक्स असेट है तो वो आता है, या लॉन्ग टर्म्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस का अगर आपने किसी को दे रखा है तो वो डिटेल आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स असेट्स के अंदर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, व्हीकल्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, आपके ऑफिस इक्विपमेंट्स आ सकते हैं, या अगर आपने लीज पे कोई असेट ले रखी है तो उसको भी आपको अलग से वहाँ पर शो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको टेंजिबल असेट्स को शो करना है, उसके बाद आपको शो करना है फिक्स असेट्स के अंदर पहले टेंजिबल असेट्स हो गई, उसके बाद आपको शो करना है इनटेंजिबल असेट्स को। इनटेंजिबल असेट्स में हमारा गुडविल, ट्रेडमार्क, या हमारा कुछ सॉफ्टवेयर्स हमारे पास है, माइनिंग के राइट्स हमारे पास है, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी। तो इस तरह से हमारी नॉन करंट असेट्स में सेकंड पार्ट हो जाता है इनटेंजिबल असेट्स का। उसके बाद हम शो करते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को, कि हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है वो शो कर दिया जाएगा अगर हमारे पास है तो। उसके बाद अगर कोई इंटेंजिबल असेट्स ऐसी है जो डेवलपमेंट अभी होना बाकी है उनमें, तो उनकी अगर कोई पैसा जिसमें लगा हुआ है संपत्ति में तो उसकी वैल्यू को यहाँ शो कर दिया जाएगा। उसके बाद हम शो करेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को, राइट। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर वो भी जो भी शॉर्ट टर्म एक तरह से इन्वेस्टमेंट्स होंगे जो नॉन करंट है, जो गैर चालू है, उसको यहाँ शो कर दिया जाएगा। जैसे किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, प्रेफरेंस या इक्विटी शेयर्स खरीद रखे हैं, गवर्नमेंट के आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, डिवेंचर्स खरीद रखे हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद रखे हैं, तो उन्हें यहाँ शो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर हमारा डिटेल पूरा का पूरा डाल देते हैं। अब आते हैं हम चालू संपत्ति वाले पार्ट में कि चालू संपत्तियाँ कौन कौन सी होगी। तो हमारा करंट इन्वेस्टमेंट्स इसके अंदर आएगा। अगर हमारे पास स्टॉक्स है यानी इन्वेंट्रीज है तो उसे शो कर दिया जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स को हम शो करेंगे। कैश और कैश इक्विवेलेंट हमारे पास होता है तो उसे भी शो कर दिया जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज है तो उसे शो करेंगे, और इसके अलावा अगर कोई और संपत्ति बच जाती है तो उसे भी शो कर दिया जाता है। तो ये हमारा बैलेंस शीट का जो पार्ट हमारा बनता है शेड्यूल 3 के पार्ट 2 के अकॉर्डिंग जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहाँ पर फिर असेट वाले साइड का पार्ट आ जाएगा। तो दो जगह टोटल लगाना है। पहला इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का टोटल किया, वर्टिकल फॉर्मेट में हम बना रहे हैं, और दूसरे में हमने किया कि हमारी जो ओवरऑल सेकंड पार्ट में हमारी असेट्स है, चाहे वो नॉन करंट असेट्स है चाहे वो करंट असेट्स हैं, उनका हम टोटल लगा देते हैं। तो इस तरह से हम कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सबसे पहले चिट्ठा बनाना सीखते हैं। थैंक यू।